हाँ, फरहान खान, शिवानी पांडे, अवंतिका यादव, शिवा परवीन, सैयदा नम फातिमा, all are all of you are very welcome to this financial management class, BCom second semester. And your name of paper is Advanced Financial Management. I think in BCom you might have studied financial management earlier also, but in this class under the CBCS pattern, you an advanced study is to be made. Advanced studies to be made of the subject. So be prepared for that and have a good book of financial management. I will tell you about the books and all those things about the subject and about the syllabus, and in this way I start here from today. मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? क्यों? Yes, sir. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को, और आपकी भी आवाज मुझको सुनाई दे रही है। देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले शेयर स्क्रीन कहाँ गया? हाँ, ये देखें आप कि जनरल आइडिया सब्जेक्ट का तो ये है कि फाइनेंस इज द मोस्ट lethal weapon of today with which a finance manager has to fight with. आज के ज़माने का सबसे अगर डेंजरस कोई हथियार है तो वो वित्त है, और वित्त को लेकर के जो वित्तीय प्रबंधक है उसको लड़ाई लड़नी है। तो ये सब्जेक्ट हमारा है, और आप देखें कि हमारे जो सब्जेक्ट हमारा है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर ले के बाद वी हैव टू स्टडी एंड हाउ वी हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमें छात्रों को इस बारे में जानकारी देनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है इस बारे में, एंड इक्विप देम, और उन लोगों को इससे परिपूर्ण कर दिया जाए विथ एडवांस एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच कैन एनहांस देयर एनालिटिकल एबिलिटी। जो उनकी जो एनालिसिस करने की जो क्षमता है, उनको जो एनालिसिस करने की क्षमता है उसको बढ़ावा दे दिया जाए। चलिए, फाइनेंस का आज का सारा काम जो है वो एनालिसिस पे बेस करता है। आप पॉपुलरली देख लें कि कारपोरेट फाइनेंस के अलावा जो कारपोरेट फाइनेंस के जो नेचर हैं, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है और डिविडेंड है, ये 3 बड़े काम होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का काम हो, फाइनेंसिंग का काम हो और डिविडेंड का काम हो, इन तीनों बड़े कामों में एक लंबी एनालिसिस करने के बाद हम उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बड़ी-बड़ी संस्थाएं, चाहे वो बैंक हों जो सिर्फ फाइनेंस पे काम कर रही हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो सिर्फ फाइनेंस पे काम कर रही है, शेयर मार्केट है वो सिर्फ फाइनेंस पे काम कर रही है, ये लोग प्योर फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से जो कारपोरेट सेक्टर हैं वो प्रोडक्शन जरूर करते हैं, लेकिन उनका जो की पॉइंट है या जो की टूल है वो फाइनेंस हुआ करता है, उसी से वो प्रोडक्शन ज़्यादा और कम कर सकते हैं। आप ये देखें कि इस कोरोना महामारी के ज़माने में भी हमारे पास कहीं ना कहीं से फाइनेंस की समस्या को लेकर के सरकार से लेकर के हर स्तर पे उसकी
उसका एक उसको चैलेंजिंगली लिया जाता रहा है और उसका जो भी उसको जैसे भी डील किया जा सके वो बेहतर है। तो जो कोर्सेज आउटकम्स है, यानी जो हम इसके पढ़ने के बाद जिस जिस लायक हो सकेंगे, जिस तरह के हो सकेंगे, वो है कि अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन है वो बना कैसे, रिस्क रिटर्न फ्रेमवर्क एंड रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है, रिस्क और रिटर्न, हम कितना रिस्क लेते हैं, हमको उसके बदले में कितना रिटर्न मिलता है। मोर रिस्क मोर गेन ये कहा जाता है, जितना हम रिस्क लेंगे उतना आपको गेन होगा। तो इस थ्योरी को भी ये थ्योरी सिर्फ कहावत की नहीं रहेगी, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड रहेगी। यहाँ एनालिसिस के जरिए प्रूव्ड रहेगी। यहाँ आप एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे रिस्क और हम रिटर्न को एनालाइज करें। दूसरे नंबर पे है एनालिसिस एंड इवैल्यूएट कैपिटल प्रोजेक्ट्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। वी हैव कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो उस टेक्निक्स के जरिए हमको, जैसे जो कैपिटल जो हमें फंडिंग करनी है, कैपिटल को बजट करना है, हमें कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, हमें कोई नई मशीन लगानी है, हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें कोई नई नई यूनिट पूरी शुरू करनी है, तो दीज आर ऑल थिंग्स नीड्स फाइनेंस, और उसके लिए कैपिटल को हम प्रोविजन करते हैं, और उस कैपिटल को प्रोविजन करके फिर उसकी बजटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसी में स्टडी होती हैं। क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितनी लोन कैपिटल होगी, कितनी ओन्ड कैपिटल होगी, कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, कितनी, यानी जो हमने कमाया कंपनी में उसी पैसे को कुछ रोक लिया, कितना हम उधार लेके काम कर रहे हैं, कितना हम जो हमारा ओनर है, यानी जो मालिक है। तो आज कारपोरेट सेक्टर की हम बात करते हैं, फाइनेंस का जो मेन जो स्टडी है फाइनेंस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद दी कारपोरेट सेक्टर, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर में ही फाइनेंस की इतनी अच्छी स्टडी की जा सकती है, इतनी डीप स्टडी की जा सकती है, क्योंकि आज चैलेंजिंग इकोनॉमी है, और उस चैलेंज को और मार्केट में बने रहने के लिए जरूरी है कि हम फाइनेंस की स्टडी कारपोरेट सेक्टर में उसी तरह से करें जैसे जो कंपटीशन हमारे पास है उसको देखते हुए करें। तो जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होगा, और उसी में फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कितने पे हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, कितनी लोन कैपिटल रखने पे, कितने डिबेंचर्स इशू करने पे, कितने शेयर इशू करने पे, और कितने एफटीज इन्वाइट करने पे हमें कितनी कैपिटल कितना रिटर्न मिल रहा है, इस बात की एनालिसिस करना, ये भी इसी की हिस्सा आता है। फिर क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स डिविडेंड एंड डिटरमाइन ऑप्टिमल पे आउट पॉलिसी। डिविडेंड की थ्योरीज हैं, वाटर मॉडल है, मोडिgliani मिलर मॉडल है। तो ये जो मॉडल्स हमारे पास हैं डिविडेंड के, तो क्या कंपनी डिविडेंड दे तो उसके मार्केट उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी डिविडेंड न दे तो क्या फर्क पड़ेगा, कंपनी डिविडेंड थोड़ा दे, उससे ज्यादा दे, थोड़ा कम दे, थोड़ा ज्यादा दे, तो उससे कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम लोग डिविडेंड सीरीज में पूरी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी मॉडल्स जो हमारे पास है। और अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इफेक्टिवली मैनेज कैश रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज। तो जो वर्किंग कैपिटल जिसके बिना हम शायद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती है, हमें जो काम करना है, जो ऑपरेशनल पार्ट हमारा है, जिससे हमारे रोज के काम होते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीनरी लगा लिया, वो फिक्स कैपिटल हो गई। बट वर्किंग कैपिटल जो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए, डे टू डे वर्क के लिए जो पैसे चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल की श्रेणी में रखते हैं, और वो इस तरह से हमको सपोर्ट करती है। तो उसका भी बेहतर मैनेजमेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट वन है कि अंडरस्टैंडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन आप समझ रहे होंगे कि आज का हॉट टॉपिक है, और वो
पिछले 10 सालों में काफी मर्जर हम लोगों ने इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो में देखे हैं, इंडिया में भी और ग्लोबल सिनेरियो में भी, कि फर्में एक्वायर हुई हैं, फर्में मर्ज हुई हैं और रीस्ट्रक्चर भी हुई हैं। तो इन तीनों की स्टडी भी इसी कैपिटल। तो इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन, it is a long syllabus for you, and you will all have to be studious with this subject, so that you could gain a lot of from this paper. So first unit deals with separately. I made it to study with you nature, scope, and objectives of financial management. What is the nature of What is the nature of financial management? What is the scope and objectives of the financial management? So the first thing will be discussed under this. Before this, I would like to share you the name of the writers for the book. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? शिवा परवीन, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ये किताबों के राइटर्स के नाम दिख रहे हैं ना आप लोगों को? हेलो, तो ये कुछ किताबों के नाम है पॉपुलरली। इसके अतिरिक्त जो हिंदी मीडियम के और बच्चे हैं वो साहित्य भवन का कोई भी किताब ले सकते हैं। साहित्य भवन प्रकाशन हिंदी मीडियम के लिए साहित्य भवन प्रकाशन की भी आपको किताब ले सकते हैं। कुलश्रेष्ठ की हिंदी में किताब है, और जो इंग्लिश में नाम लिखे हैं उनकी इंग्लिश मीडियम में किताबें हैं। और ये जो रुस्तगी की बुक है ये आपको CBCS पैटर्न पे मिलेगी, CBCS पैटर्न पे मिलेगी आपको। तो इस तरह से चूंकि हमारा CBCS पैटर्न है और उसको पढ़ाने में उसका जो कवरेज है कोर्स का वो इसमें मिलता है हम लोगों को। अब आते हैं यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो नेचर और स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स ये हो गया कि व्हाट इज द नेचर। तो अगर हम ये कहें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, है ना? क्या है ये? फ्लो ऑफ फंड्स है, and it deals with financial decision making, और and it deals with financial decision making। यानी फ्लो ऑफ फंड्स का मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को डील करता है। अब आप देखो फर्म में फ्लो ऑफ फंड्स सुबह से शाम तक होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग देयर इज फ्लो ऑफ फंड, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू टेक डिसीजन अबाउट द different matters, different transactions, different requirements. You decide means the firm decides about the about its requirements, what should do and what should not do. Actually, if I say that a firm is a decisional entity, so
so it is not wrong. From morning to evening, the firm takes a continuous stream, a continuous stream of decisions. So a firm is basically a decisional entity which decides whether to buy or to make in the organization, whether to loan it or fund from the organization, whether the production should be closed down or continued, whether the production should be increased or not increased, whether the sales should be increased or not increased, whether the cost should be decreased or not decreased. So a lot of decisions that has to be taken in the firm that will be taken under the firm. So if we say that the firm is a decisional entity, so it is not wrong. Firm takes decision from morning to evening. Stream of decisions it takes from morning to evening. So financial decisions. Now we are concerned here with the financial decisions, and if you look into the if you look deeply into the decisions, no decision is without finance. Every decision requires somehow some finance. किसी ना किसी तरह से उसको फाइनेंस चाहिए होगा. प्रोडक्शन कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है, जोड़ना है, मशीन मंगानी है, नहीं मंगानी है, प्रोडक्शन बंद करना है, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास फाइनेंस का एस्पेक्ट उसमें आता है. इसीलिए फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात यहाँ अलग से आपको फाइनेंस के सब्जेक्ट में, फाइनेंस के पेपर में अलग से कही गई है. इट encompasses the procurement of the funds in the most economic and prudent manner. So मतलब ये फंड्स को हासिल करने में, फंड्स को प्राप्त करने में जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे बुद्धिमत्ता की व्यवस्था है, उस तरीके से हम फंड्स को अपने पास लेना चाहते हैं और उसी फंड को हम मोस्ट इकोनॉमिक वे में, मोस्ट ऑप्टिमम वे में कहीं न कहीं से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो हमारे फर्म में, यानी जो हमारी फंड रेजिंग हो वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए और जो हम फाइनेंस करें वो हमारी बहुत अच्छी से होनी चाहिए. यानी हमारा फर्म के हमारी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है और फर्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों के दोनों बहुत प्रूडेंटली होना चाहिए. यही फाइनेंस मैनेजर का या फाइनेंस का जो नेचर है, फाइनेंस की स्टडी का जो नेचर है वो उसको कवर करता है. Since raising of funds and their best utilization is the key to the success of any business. यानी फंड्स को रेज करना और उसको बिजनेस में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेना, यही किसी भी बिजनेस की प्रूडेंट पॉलिसी कही जा सकती है. The financial management as a functional area has got a place of prime relevance in every firm. Naturally, अभी हमने आपसे जो बात कही वही है कि all business decisions have financial implications and therefore financial management is inevitably related to almost every aspect of business operation. Means since in all types of decisions finance is involved, so finance is inevitable. The matter of finance is inevitable for any type of work in the organization. तो ये जो हमारा जो सब्जेक्ट का नेचर है उसकी हम बात अगर कर रहे थे तो ये है हमारी. और अगर हम इवोल्यूशन की बात करें कि इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एज ए डिसिप्लिन, यानी हमारी जो फाइनेंस है वो इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एज ए डिसिप्लिन की बात करें तो इसको अगर हम देखें कि हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ हमारे सब्जेक्ट का, तो टू बिगिन द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट इज नीडेड इज टू एड्रेस टू सेंट्रल इशू. दो चीजें हम इस सिलसिले में डिस्कस कर सकते हैं. एक तो ये कि फर्स्ट वाज इज
व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और जो वित्तीय प्रबंधक है, जो फाइनेंस मैनेजर है, उसका रोल क्या हो सकता है। सेकंड, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट इज गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड, पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होगा। दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है और जो गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, यानी जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका गोल क्या है। इसके गोल पे हम आपसे बात कर सकते हैं ऐसे ही कि द गोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, चलो हम लेते हैं कि डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में भी, और अभी बताते हैं कि द गोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर in general view we perceive that the goal of the finance manager must be to maximize the profit of the organization, isn't it? So you all of you say that of course sir, the business activity, the commercial activity and profit has to be maximized. So if profit is maximized, what is if profit is to be maximized, it is profit is very important, and profit making and planning for profit is also very important aspect of any business house. But profit, we have 2 or 3 types of profits. Profit means we have gross profit, and gross profit means gross profit, we derive gross profit from the on the basis of our purchase and on the basis of our sale and on the basis of our stock, isn't it? So हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है वो हमारे क्रय पे, हमारे विक्रय पे, हमारे स्टॉक पे और हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो प्रत्यक्ष व्यय है, उस पे निकलता है। तो कैसे निकालते हैं आप? तो आपने कहा साहब वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, एंड इफ डेबिट साइड इज लेस देन द क्रेडिट साइड, then there is a gross profit. If credit side is more, if credit side is less than the debit side, then it is gross loss. So it is so in credit side, आप credit side में एक चीज लिखते हो, क्या लिखते हो कि स्टॉक। तो स्टॉक आपने लिखा कि साहब ये सामान हमारा बिका नहीं, आपने सेल्स लिखा, उसके बाद स्टॉक लिख दिया। तो अगर आपकी डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग आती है, क्रेडिट साइड का जोड़ बड़ा होने की वजह से डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग आती है, उसी से आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा जो स्टॉक वैल्यूएशन का सिस्टम है उसको हम ऐसा कर लें कि जिससे वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? मोहम्मद तलहा, शिबा परवीन, शिवानी पांडे, एनी वन ऑफ यू? अगर हमारा स्टॉक बढ़े हुए मूल्यों पर दर्शाया गया है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? आप लोग बताएं। भाई आप सब लोग क्लास कर रहे हो ना? हेलो? Yes. तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? है? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ तो बताओ। मैं बताता हूँ, चलिए। आप लोग आज अभी इतनी आसानी से अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, अभी एक तरह से जाग नहीं रहे हैं अपने सब्जेक्ट के प्रति। आप जब क्रेडिट साइड में कोई आइटम बड़ा लिखोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के डिफरेंस से डेबिट साइड का टोटल कम होगा, तो आप क्रेडिट साइड में जितना बड़ा अमाउंट डाल दोगे उतना ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है जो माल नहीं बिका उस पे, यानी जो स्टॉक में रह गया, उसका जो वैल्यूएशन का मेथड अपनाया आपने, उस पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो फर्म अगर बढ़ी और वही ग्रॉस प्रॉफिट आपका फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो आप उसी तरह से फिर वहां आपको जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो घटाते हैं उससे, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस घटाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपके लिए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, आपको जो प्रोविजंस करने हैं, आपको जो रिजर्व बनाने हैं,
उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और जो पैसा बचता है सरप्लस वो आपका जो फर्म के लिए सरप्लस होता है, यानी एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसको हम कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेंडिचर के ऊपर जो एक्सेस है इनकम, उसको आप सरप्लस कहते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप में एक स्टेबल कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट नहीं रहा, क्योंकि अगर आपको अपनी फर्म को अच्छा दिखाना है तो आप उसको बढ़ा करके दिखा सकते हो, जो स्टॉक इवैल्यूएशन टेक्निक आपकी है। तो यार ये 10 मिनट का बढ़ाया दिया इसने किसी तरह से। जूम का मसला ये है ना कि ये टाइम बहुत कम देता है, अब दुनिया भर का करना पड़ेगा, इसमें अपग्रेड करो, 11,000 रुपए दो, क्या करो। बहरहाल कहाँ गया स्क्रीन हमारा। हाँ, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब हमारे लिए एक बहुत ऑथेंटिक यूनिट नहीं रही कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को बेस मान करके उसी प्रॉफिट को बढ़ाने की बात करें। तो हम डिसीजन हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंस जो फंक्शन है उसका उसका गोल क्या होना चाहिए फाइनेंस का। दूसरे नंबर पे हम आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट भी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने आपको बताया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट को रिजेक्ट कर दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैन नॉट बी मेड an aspect to decide about the maximizing the profit of the organization. Second thing is net profit. Net profit is that how we calculate net profit. We calculate net profit by deducting all the operational expenses from gross profit. यानी ग्रॉस प्रॉफिट से सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस घटा देने के बाद जो कुछ हमारे पास बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन भी शामिल करते हैं। डेप्रिसिएशन इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर which is not which is still in the organization, that has been accounting procedure to deduct depreciation from the fixed assets, and that is in theory it is said that depreciation is an amortization of the asset, यानी amortization है, यानी हम उसे दूसरी asset खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। तो वो जो depreciation का पैसा है वो हमारे organization से कहीं बाहर नहीं गया, but that is in accounting procedure we have earmarked a certain amount of depreciation, and that has been allowed by the income tax department, and that is mentioned also in the Companies Act 2013 कि you provide depreciation for this. तो depreciation का पैसा कहीं गया भी नहीं, हमने कमाया उसको। तो उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकल के आया। तो क्या हमारा जो प्रॉफिट अब निकल के आ रहा है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट जिसको बेस बना के हमने नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश की, जिसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है, जिसमें और भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे शामिल हो जाते हैं जो वास्तव में हमारी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं गए हैं, बल्कि किसी प्रावधानों के अंतर्गत उसको रख दिया गया किसी that has been provided for under the some legal obligations। तो क्या ऐसे में उस प्रॉफिट पे भरोसा किया जा सकता है जो स्टिल अभी जो सही नहीं है बिल्कुल। तो हमने पहले रिजेक्ट किया ग्रॉस प्रॉफिट को, अब हम रिजेक्ट करते हैं इस तरह से। आप रिजेक्ट करेंगे कि नेट प्रॉफिट को भी हम बेस नहीं बना सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, या गोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर है, या गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो सकता है, क्योंकि पहले दो प्रॉफिट हमने आपको रिजेक्ट कर दिए। अब आइए तीसरे प्रॉफिट पे। तीसरा प्रॉफिट ये है कि तीसरा प्रॉफिट ये है कि you will have to make a lot of provisions under the obligatory system of the business environment। जैसे आपको इतने परसेंट, जैसे अब 2% आपको CSR में देना ही देना है आपको। इसी तरह से और भी टाइप ऑफ कंपनीज, अगर बिजली की कंपनी है तो वो कितने परसेंट रिजर्व करेगी, और पब्लिक यूटिलिटी की दूसरी कंपनी है जैसे गैस की कंपनी है तो वो कितने परसेंट रिजर्व करेगी, और कारपोरेट दूसरा कारपोरेट सेक्टर है तो वो कितने परसेंट रिजर्व करेगा। तो ये सारे प्रावधान, ये सारे प्रोविजंस करने के बाद
हमारा जो बैलेंस बचता है, एक्सेस होता है, जो जिसे हम सरप्लस कहते हैं, वो अमाउंट हमारा जाता है, दैट इज अवेलेबल टू बी पेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। वो हमारा अमाउंट जाता है शेयर होल्डर्स के को बांटने के लिए कि ये अवेलेबल है और हम ये शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं। ठीक, चलिए हम उसको आधार मानते हैं, अगर कि वो सारे खर्चों से और सारी चीजों से सही होता हुआ आया है, तो हम उसको आधार मान लें, अगर कि उसी को आधार मान लिया जाए कि कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो गोल है, वो उसी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का होना चाहिए। तो क्या ये सही प्रतीत होता है आपको कि उस प्रॉफिट को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें 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 हम डिविडेंड की बात करते हैं। अब डिविडेंड अपने आप में जो थ्योरी कहती है, कहीं थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड न देने में कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कहीं थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड देने में कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। कस्टमर्स, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, वो और अट्रैक्ट होते हैं कि हमने कितने परसेंट का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये ये थ्योरीज में ही आपस में कंट्राडिक्शन है कि हम कोई भी डिविडेंड दें, 10% दें, 2% दें, 20% दें, 50% दें, हमारे शेयर पे हमारे कंपनी के शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक थ्योरी कहती है कि नहीं साहब, हम जितना डिविडेंड देंगे, हमारे कंपनी के शेयर पे उसका असर पड़ेगा। तो हमारे पास 2-4 थ्योरीज ऐसी हैं, चाहे वो मोडिग्लियानी मिलर हो, चाहे वो वाल्टर फार्मूला हो, चाहे मॉडर्न थ्योरी हो। तो ये डिविडेंड की जब थ्योरी भी रिजेक्ट करती है इस बात को कि साहब उस प्रॉफिट पे हम बहुत पूरा भरोसा नहीं कर सकते, डिविडेंड ही को आधार नहीं बना सकते हैं कि हमें डिक्लेयर करना वो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हमारा सरप्लस किस काम था। वो दूसरा, फिर वहीं पे हमारे पास रिटेन अर्निंग्स भी हैं। हमारा एक प्रपोजल ये भी है कि जो पैसा हमने कमाया है उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोक लें, रिटेन कर लें, तो उससे हम और जो हमारे डेवलपमेंट काम है फर्म के, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, जो मॉडर्नाइजेशन के हैं, जो अपग्रेडेशन के हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और पैसा कमाने की हम बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिविडेंड डिसीजन था हमारा, ये जो सरप्लस डिसीजन था, वो भी अपने आप में रिजेक्ट होता है कि साहब फाइनेंस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, इस तरह से हमने 3 चीजों को रिजेक्ट किया। हमने ग्रॉस प्रॉफिट को रिजेक्ट किया, हमने नेट प्रॉफिट को रिजेक्ट किया, हमने डिविडेंड डिसीजंस को, यानी जिसको हम सरप्लस कहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। अब क्या बचा आपके पास? वी हैव 2 मिनट्स ओनली। ये डिस्कशन अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है, आपको भी समझ में आएगा, और आप जब इसको बुक में और डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको इंटरेस्टिंग होगा इसको, कि अब हमारा बचता है वो कि जो हमारा जो ओनर हमारा है कंपनी का, यानी जो शेयर होल्डर है, जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, क्या हमारे जो डिसीजंस हैं कारपोरेट के, वो ऐसे होने चाहिए जिससे उस शेयर होल्डर का जो वर्थ है, उस शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, वो कहीं से बढ़े, जिससे जिससे वेल्थ क्रिएशन हो उसको। और फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही होना चाहिए कि हम उस उसका जो उसका जो वेल्थ है, जो ओनर है, जो उसका वेल्थ है, फर्दर उस वेल्थ को और क्रिएट कराएं और बढ़ाएं। तो पता ही चलता है कि यस, हमें हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो जो वेल्थ है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बल्कि हमारा जो शेयर होल्डर है, जो हमारा ओनर है, उसके वेल्थ में कहीं ना कहीं से बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके वेल्थ में कहीं ना कहीं से उसके वेल्थ को इंक्रीज करना चाहिए। दैट शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि उसके वेल्थ में बढ़े, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, उससे उससे वेल्थ क्रिएशन भी होगा, और वहां पे फिर हम लोग देख पाते हैं कि हमें वो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये एक चीज हमने डिस्कस किया आपसे, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं, वो फर्म के लिए क्या होने चाहिए, वो हमने आपको बताया। जब आप आई एम पांडे की किताब में देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लिखा है। आप खानन जैन की किताब में देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा लिखा है, प्रसन्ना चंद्रा ने भी बहुत डिटेल में दिया है। तो हम इसी सिलसिले में और बातें आपसे करेंगे। हमारा टाइम लगभग ये 1:39 हो गया है, 40 मिनट का स्लॉट हमें मिला था, तो ये लगभग खत्म होने वाला है, और हम फिर डिस्कस आपसे
करेंगे। और इस तरह से मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज हाँ, किताब के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि देखो, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो प्लीज you are all required to purchase any book. Any book means I mean second hand, third hand, fourth hand, first hand, which you can afford. But a book is necessary. It is not like that a theory paper which you have studied in earlier years. कोई किताब नहीं ली, हमें हल्का सा नोटबुक लेके इंस्टी आते रहे और करते रहे, लेकिन